हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे सभी घर पे। चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि 1927 में, देखो 1927 में, इन 1927 में हेसिनबर्ग ने क्या कहा? इसने ये कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। सीधा शुरू कर दिया हमने, पढ़ाना है ना। चलो कोई नहीं, पढ़ने का ही काम है बेटा, पढ़ना ही है, बाकी बातें तो हम बीच बीच में करते रहेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द change in position and change in momentum accurately बोलते हैं या precisely and simultaneously मतलब ठीक सही नापें और एक साथ नापें, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द चेंज इन पोजीशन एंड चेंज इन मोमेंटम प्रिसाइजली एंड साइमल्टेनियसली ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज़ें, दोनों चीज़ें, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट कर पाना संभव नहीं है। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या फिर एम डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ये है हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप का मैथमेटिकल फॉर्म, है ना। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है बेटा। एम मास रहेगा, डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और बाकी सब कांस्टेंट है ही। तो ये तो हो गया हमारा हेसिनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन की बात आ गई। अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट क्या है? एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि भाई देखो, मान लो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट सेल में है मान लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, इसको देखना चाह रहे हैं, तो इसको देखने के लिए इस पे एच न्यू फ्रीक्वेंसी वाली, या एच और न्यू फ्रीक्वेंसी मतलब ई एनर्जी इज इक्वल टू ई, है ना। तो ई एनर्जी वाली रेडिएशन इस पर हम स्ट्राइक करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं तो ये जो रेडिएशंस हम इस पर डाल रहे हैं, इट मस्ट कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकरानी चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ही नहीं जाके, तो फिर उसको हम विजुअलाइज यानी कि देख नहीं पाएंगे। और जैसे ही ये एनर्जी इसको मिलेगी, हाई एनर्जी मान लेते हैं कि ये एनर्जी क्या है? हाई है। तो और इतनी है कि ये जो एनर्जी गैप है फर्स्ट और सेकंड सेल के बीच में, उतनी एनर्जी ये है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। चलो, तो ये एनर्जी यदि ज़्यादा है, तो जैसे ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यदि वो एनर्जी सेकंड सेल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है तो सेकंड सेल में, और बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन वहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी निकल सकता है, बहुत दूर भी चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो कंडीशंस बनेंगी। क्या कंडीशन बनेंगी भाई? कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए रेडिएशंस उस पर डालते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उस पर रेडिएशंस डालते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी कह दूँ मैं, ठीक है भाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। तो जैसे ही हमने उस पर उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ भाई, दो अलग अलग कंडीशंस।
तो ये बात समझ में आ रही है? एक बार थोड़ा लिख के बताऊंगा तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी कि भाई अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि जैसे ही उसको देखने के लिए उस पर रेडिएशंस डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से भाग जाएगा, है ना। क्लियर है? यानी कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी इनफाइनाइट आ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन हम क्या करें कि भाई इफ़ पोजीशन इज नॉन, यदि हमें पोजीशन नॉन है तो इसका मतलब होगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एक्स ज़ीरो का मतलब क्या हो जाएगा फिर हमारा कि भाई हम यहाँ पे मास इंटू डेल्टा वी इज और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहाँ से हम सिर्फ डेल्टा वी यहाँ पे रखते हैं, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स जब नॉन है तो ज़ीरो होगा, और जैसे ही डेल्टा एक्स तुम ज़ीरो रखोगे 4 पाई एम इंटू ज़ीरो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि डेल्टा वी फिर हो गया इनफाइनाइट। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी की वैल्यू फिर इनफाइनाइट हो जाएगी, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें वेलोसिटी नॉन हो, यदि हमें वेलोसिटी पता हो, वेलोसिटी हम प्रिसाइजली निकाल पा रहे हैं, इफ़ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब कि डेल्टा v इज इक्वल टू ज़ीरो, वो हमें नॉन है, उसकी वैल्यू में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर हमारे पास डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा v। और ये ज़ीरो है तो इसका मतलब इन्फिनिटी, पूरा चेंज इन पोजीशन फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, हम उसकी पोजीशन ही फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक साथ चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाना और ठीक ठीक कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल है। ये दोनों केसेस से हम आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलिए, इसके बाद जो इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल भी बेटा आपको करने को मिल सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन यदि कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे बताएं, और जैसे ही हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगा, ऑब्जेक्टिव भी करवाऊँगा। तो डोंट वरी, हमारा टारगेट बैच है ये, और कोई दिक्कत आपको कहीं नहीं आनी। हमारा टारगेट नीट और तुम्हारा जो IIT का एग्ज़ाम तुम्हें देना है, अभी तो तुम लोग 11th क्लास वाले बच्चों के लिए मैं करवा रहा हूँ, तो 11th करोगे इस साल 21-22 में, उसके बाद 22-23, यानी कि तो हम 23 टारगेट हमारा 2023 का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। तब तक क्या होता है, कौन कौन बचेंगे, कोरोना किस किस को खा जाएगा, देखते हैं। बाकी लेकिन जो बचेंगे वो पढ़ते रहेंगे, सभी बचेंगे, मैं कुछ हम तो ये चाहते हैं। अब बोह्रस एटॉमिक मॉडल को फेल क्यों कर दिया इसने? मैंने बताया था ना कि भाई हेसिनबर्ग जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है किसका, बोह्रस मॉडल का। बोह्रस मॉडल का सबसे बड़ा दुश्मन था हेसिनबर्ग। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको फेलियर ऑफ बोह्रस एटॉमिक मॉडल, फेलियर ऑफ बोह्रस एटॉमिक मॉडल, फेलियर ऑफ बोह्रस एटॉमिक मॉडल इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसको अब बताएं कि भाई कैसे फेल हो गया। तो देखो बोह्रस क्या कहता था, बोह्रस ने कहा कि भाई न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ये सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि डेल्टा एक्स फिक्स है, वहाँ पे वेलोसिटी उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, और उस पाथ पे जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला दिया था बोह्रस ने, यानी कि दोनों चीज़ें बोह्रस के अकॉर्डिंग हम प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन भी और वेलोसिटी भी। बट यहाँ हमने बताया कि यदि हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता है, मान लेते हैं कि वेलोसिटी पता है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m
इंटू ज़ीरो। भाई वेलोसिटी की वैल्यू यदि नोन है तो डेल्टा वी की जगह हम ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आ जाएगी। इसका मतलब जैसे ही यदि हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कर पाए ठीक ठीक, तो पोजीशन अनसर्टेन होगी। अनसर्टेन क्या, इनफाइनाइट हो गया, पोजीशन का कोई ठोर ठिकाना नहीं रहा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई उसकी जो पोजीशन है या इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है न्यूक्लियस के अराउंड, यदि वेलोसिटी थोड़ा बहुत ठीक ठीक पता करोगे तो उसकी पोजीशन क्या है, बिल्कुल अनसर्टेन, उसका पता ही नहीं कि वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और वास्तव में है भी ऐसा ही कुछ, है ना। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते, बल्कि ये स्फेरिकल होते हैं। एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था और इसी की वजह से बोर्स मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब एक नई टर्म आती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद, ऑर्बिटल। अभी तक हम ऑर्बिट्स की बात कर रहे थे, अब आ जाता है ऑर्बिटल, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन की जो मिलने की संभावना है उसको प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में नोट करेंगे। ऑर्बिट तो बोर्स ने बताया, और अब आएगा ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस हम डिस्कस करें तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ऑर्बिट का मतलब सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो सर्कुलर पाथ है इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और ऑर्बिटल का मतलब 3D रीजन अराउंड द nucleus where the probability of finding an electron is maximum अराउंड 95% के आसपास, जहाँ जिस जगह में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 95% के आसपास होती है उस रीजन को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। 3D रीजन है ये। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड भाई ऐसे भी हो सकता है, ये भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन, और इन्हीं को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाइसेनबर्ग्स ने ये कहा, ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, लेकिन एक फिक्स रीजन में मिलेगा जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है भाई। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कुछ मोटे मोटे डिफरेंसेस की जब बात करते हैं तो एक तो आ जाएगी डेफिनेशन। फर्स्ट डिफरेंस तो आप बता सकते हो क्या, कि सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, और ऑर्बिट क्या हो जाएगा, 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये मैंने पहले ही बता दिया, 3D या स्पेस, 3D रीजन या स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। आप पॉज करके लिख लेंगे बेटा बीच बीच में, पूरा लिखेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। और ये जो आइडिया था ऑर्बिट का, ये किसने दिया था, ये बोर्स के द्वारा गिवन था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज़ गिवन बाय बोर्स, ठीक है। और इधर जो हमारा ऑर्बिटल है ये कहाँ से आया था, बाय सॉल्यूशंस ऑफ स्क्रोडेंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडेंजर तुम्हारा SCHRODENGER, स्क्रोडेंजर ऐसे करके कुछ स्पेलिंग है बेटा, देख लेना। स्पेलिंग्स थोड़ी सी मेरी इंग्लिश में वीक रहती हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक होना चाहिए, तो आप देख लेना। स्क्रोडेंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस से हमें ऑर्बिटल टर्म मिला, जिसको हम साई, आगे बात करेंगे उसके बारे में, साई और फाई के उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद फिर इसको हम दिखाना चाहें तो फिर दिखाने का तरीका वही है
कि भाई इसको तो हम इस तरह से ऑर्बिट इस तरह से दिखा सकते हैं, इधर इसको ये बीच में इसमें न्यूक्लियस रहेगा, इधर इसमें रिप्रेजेंट जब करोगे तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो संभावना, इलेक्ट्रॉन को एक डॉट 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 से दिखा रहे हैं, हर डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन उस जगह पे मिल सकता है जहाँ डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। तो बीच में मान लो कि यहाँ पे डॉट्स की डेंसिटी कम कर दी हमने, तो इसका मतलब अब इधर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम है, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सभी को। चलिए, तो ये था हमारा हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका भी यदि बात की जाए तो डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में जिन पार्टिकल्स से हम डील करते हैं उनकी मास ज़्यादा होता है, उनका साइज़ ज़्यादा होता है, तो उनको हम आइज से देख पाते हैं, तो उनकी पोजीशन में चेंज या फिर वेलोसिटी में चेंज ठीक ठाक तरीके से एक साथ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए दोनों चीज़ें एक साथ सही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जैसे ही हम रेडिएशंस डालेंगे उसको लोकेट करने के लिए, देखने के लिए, तो उन्हीं रेडिएशंस की एनर्जी से वो स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, थैंक यू।